नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर शकील हुसैन, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही वाइडली यूज टर्म जो है राजनीति विज्ञान में भी और सामान्य जीवन में भी। राजनीति विज्ञान में तो उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है ही। वो टर्म है, वो शब्द है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कॉन्सेप्ट को हम लेंगे, इसकी अवधारणा क्या होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसको हो सकता है हम 2 पार्ट या 3 पार्ट में इसका वीडियो जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामग्री है डिस्कस करने के लिए। सामग्री इटसेल्फ बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। ज़्यादातर किताबों में आपको आतंकवाद की 5-10 परिभाषाएं मिलेंगी और घटनाओं का जिक्र होगा कि यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, वहाँ हुआ, इस देश की ये उसमें संबंध है। तो थ्योराइजेशन बहुत ज़रूरी है। इसको एक है क्यों, एक ऑलमोस्ट एक कंटिन्यू प्रोसेस में चल रहा है घटना, एक लंबे टाइम से किस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, कभी नाम स्वरूप अलग अलग हो जाती है, तो क्यों होती हैं, एक थ्योराइजेशन जरूरी है। तो जो थ्योराइजेशन हुए हैं उनको हम जानेंगे। एक उसके बाद जो मौजूदा विश्व राजनीति में जो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जो इंसर्जेंसी मूवमेंट है, जो किसी राज्यों के भीतर जो इंसर्जेंसी मूवमेंट चलते हैं वो हैं। इसके अलावा फिर जो जिसको हम लिटरली आतंकवादी घटनाएं कहते हैं वो हैं। तो इनके पीछे जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जिसके पीछे डिप्लोमेसी है, जहाँ यहाँ घटनाएं हो रही हैं उनके उनके में कौन कौन से एक्टर्स हैं, किसका क्या इंटरेस्ट है। जैसे सीरिया प्रॉब्लम हम लेंगे, कुर्दों की प्रॉब्लम ले सकते हैं। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में हम केवल कॉन्सेप्ट और थ्योराइजेशन पर फोकस करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद इतना अस्पष्ट शब्द है और इतनी इसकी ज़्यादा इसको परिभाषित किए जाने की ज़रूरत है, और इतना ज़्यादा इस पर विचार विमर्श हुआ है कि इसका इस कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं। अगर हम लें 2005 का एक रिकॉर्ड है गूगल का, तो उसमें जो शब्द ढूंढा गया, डेफिनेशन टेररिज्म, ये 27 लाख बार से ज़्यादा ढूंढा गया शब्द डेफिनेशन टेररिज्म। तो टेररिज्म की डेफिनेशन बहुत मुश्किल काम, क्योंकि इसके इतने एस्पेक्ट, इतने ज़्यादा इसके फोल्ड्स हैं कि सब शामिल नहीं हो पाते। तो 2004 में एक रिसर्च पेपर में जो इसका डेफिनेशन, उसका नाम ही जब डेफिनेशनल प्रॉब्लम, उस पेपर का टाइटल यही है, डेफिनेशनल प्रॉब्लम, इसका रिसर्च पेपर। तो इस पे इसकी इतनी ज़्यादा अब अस्पष्टता क्यों है? मान लीजिए कि किसी किसी परिभाषा पर सहमति हुई कि इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहेंगे। अब उस घटना के समर्थक कोई दूसरा देश हो सकता है, नहीं साहब ये तो आतंकवादी घटना नहीं है, तो हम इसको तो आज़ादी की लड़ाई मानते हैं, इसको आप आतंकवादी कैसे कह रहे हैं? तो वहाँ यूनानिमिटी नहीं हो पाती। इसलिए ये थोड़ा सा इसमें परिभाषा की समस्या है। तो जो डिफिनिशनल प्रॉब्लम नाम का जो रिसर्च पेपर है, उसमें उन्होंने 73 एकेडमिक जगहों पर जो जिसमें पढ़ा उसको, उसमें एक कॉमन फैक्टर निकाला उन्होंने कि ये चीज़ें लगभग सभी पेपर्स में, सभी चीज़ों में आई हैं। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ, उसको लिख भी लीजिए, वो वही आपकी एक परिभाषा भी हो जाएगी। सॉरी, किताबों में आपको खूब सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी, 2-4 किताब परिभाषाएं आप याद कर लीजिएगा, लेकिन वो कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जो एकेडमिकली नोटेबल हैं, कि वो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी गई हैं वो परिभाषाएं। मेरे जानकारी में तो नहीं है ऐसी परिभाषाएं। तो इसको परिभाषित करने के लिए एक जो हमने रिसर्च स्कॉलर वाला एटीट्यूड अपनाया, इसको देखा जाए कहाँ किस जगह पर क्या है। तो उस पेपर में 73 जगहों से खोज कर उन्होंने कुछ कॉमन फैक्टर निकाले, वो आप लिख लीजिए। पहले लिखा था आतंकवाद राजनीतिक रूप से प्रेरित होता है। तो परिभाषा में आप उसको संक्षेप में, एक आतंकवाद राजनीतिक रूप से प्रेरित, दूसरा टैक्टिकल होता है, इसकी एक रणनीति होती है। राजनीतिक रूप से प्रेरित, रणनीतिक, टैक्टिकल होता है। शक्ति का प्रयोग, फोर्स, यूज ऑफ फोर्स, राजनीतिक रूप से प्रेरित, टैक्टिकल, शक्ति का फोर्स, वायलेंस का यूज, केवल शक्ति, हिंसक अहिंसक हर प्रकार की, तो शक्ति का प्रयोग एक अलग चीज है, और वायलेंट। तो हिंसा का प्रयोग केवल प्रयोग नहीं, हिंसा का प्रयोग और उसको महिमा मंडित करना, वायलेंस को ग्लोरीफाई करना, तो मतलब उससे अलग आनंद उनको प्राप्त हो रहा है कि हमारे दुश्मन थे, इनको हमने मार दिया, ऐसे करके। तो ये आई इसमें 4 प्रकार की बातें, और उसको 5वां प्रोपेगेंडा। तो ये 5 बातें इसमें आएंगी। आतंकवाद राजनीतिक रूप से प्रेरित,
राजनीतिक, रणनीतिक, टैक्टिकल, शक्ति का प्रयोग, हिंसा का प्रयोग, हिंसा को महिमा मंडित करना, और उसके बाद प्रोपेगेंडा, उसके जो उद्देश्य होते हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको बहुत आध्यात्मिक रूप से उसका प्रचार प्रसार करना। तो ये एक परिभाषिक पृष्ठभूमि उसकी जरूरी है, जो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है उसमें ये चीज़ें आती हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए कि एक रिसर्चर हैं, उनका नाम है क्रॉनिन, CRONIN, क्रॉनिन। तो क्रॉनिन नाम के रिसर्चर जो है ये बताते हैं अपने रिसर्च पेपर में कि टेरर शब्द, टेरर TERROR, टेरर शब्द का पहली बार प्रयोग 1795 में फ्रेंच रिपब्लिक ने, फ्रेंच जो गणराज्य था क्रांति के बाद का, फ्रेंच रिपब्लिक ने इस शब्द का इस्तेमाल किया काउंटर रिवोल्यूशनरी लोगों को खत्म करने के, प्रतिक्रियावादी ताकतों का सफाया करने के लिए इस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। और सरकार विरोधी, इस तब से मान लिया गया कि जो सरकार विरोधी गतिविधि है उसको हम टेररिज्म में शामिल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें ये मानी जाती हैं कि टेररिज्म एक ऐसी राजनीतिक घटना है जिसके पीछे राजनीतिक ताकतें होती हैं, जो हिंसा का प्रयोग करता है, हिंसा को महिमामंडित करता है, और एक उसका विचारधारात्मक आधार होता है, और जिसका लक्ष्य सत्ता के विरुद्ध काम करके सत्ता को हटाना होता है, यानी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक काम ये होता है। तो इस दृष्टि से देखें तो ये बताते हैं क्रोनिन और वो जो 2004 वाले रिसर्चर हैं कि ये प्रथम शताब्दी में भी इसका इस्तेमाल हो चुका था रोमन एम्पायर के खिलाफ। उसका नाम भी देते हैं, वो चाहे तो लिख सकते हैं, अच्छी जानकारी की है, ZEALTATS, ज़िल्टस सिकारिस, SICARRI। यह पहला डॉक्यूमेंटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो रोमन एम्पायर के ज़माने में था, जो रोमन एम्पायर को हटाना चाहता था, काफ़ी हिंसा उस ज़माने में की थी। दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड, ये इसका इतिहास मिलता है। ये पहली शताब्दी का, तो पहला ये माना जाता है कि पहला डॉक्यूमेंटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जा सकता है ज़िलेटस सिसारी को। ये इन्होंने इसका यूज़ किया है क्रॉनिन ने अपने रिसर्च पेपर में। अब हम आते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो बातें शामिल हुई हैं उसको फिर से आप रिकैप कर लीजिए। इसका विचारधारात्मक आधार होता है, इसके पीछे राजनीतिक ताकतें होती हैं, राजनीतिक समर्थन होता है, रणनीतिक होता है, हिंसा का प्रयोग करता है, शक्ति का प्रयोग करता है, हिंसा का प्रयोग करता है, हिंसा को महिमामंडित करता है, और प्रोपेगेंडा इसका एक अनिवार्य हिस्सा है। और इसका जो लक्ष्य होता है वो वैसे ही होता है कि मल्टी डायमेंशनल, मैंने जितनी कॉन्फ्लिक्ट में बताया था कि घोषित लक्ष्य कुछ और होता है, हकीकत में कुछ लक्ष्य होता है, लेकिन सत्ता को उखाड़ फेंकना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है, उसकी जगह नई सत्ता को स्थापित करना इसका प्रमुख होता है। तो आतंकवादी घटना को इसमें हम चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसका थ्योराइजेशन पर कि हम आतंकवादी घटनाएं तो हो रही हैं, 20वीं शताब्दी में हुई, 19वीं शताब्दी में हुई, 18वीं शताब्दी में हुई। अगर आप राज्य के विरुद्ध राज्य को खाड़ा फेंकने वाली ताकतों को संदर्भ में अगर हम लेते हैं इसको, आतंकवाद को, तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि बहुत पहले से सब होता आता है। तो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर शायद शिकागो में, वो एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो थ्योराइज किया है इसको, वो अभी 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं शताब्दी तक में, हाल फिलहाल तक में वो काफ़ी उसने मतलब एकेडमिक फील्ड में तहलका मचाया उस थ्योरी ने। उस थ्योरी का नाम है 4 वेव थ्योरी। वेव मतलब लहर, तरंग। इनको इस बात का, इनका नाम है डेविड रैपोपोर्ट, RAPOPORT, डेविड रैपोपोर्ट। तो ये जो 4 वेव ऑफ मॉडर्न टेररिज्म, इसी नाम से उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा था। एक्चुअली वो रिसर्च पेपर इतना मशहूर हुआ कि कई बार रिपब्लिश हुआ है वो रिसर्च पेपर। तो 4 वेव ऑफ टेररिज्म, ये आपके लिए नई जानकारी हो सकती है, तो उसको आप लिखिए इसको। तो 4 वेव ऑफ टेररिज्म, डेविड रैपोपोर्ट, इनकी थ्योरी है, इन्होंने थ्योराइज किया उसको। और जैसे मार्क्स ने इतिहास की भौतिक व्याख्या की थी, वो आदिम जमाने से लेकर के पूंजीवाद तक, इन्होंने आतंकवाद को 19वीं शताब्दी से परिभाषित किया और 20वीं शताब्दी तक लिया। एक कंटिन्यूटी देखी उन्होंने आतंकवादी घटनाओं में, और उसको उन्होंने परिभाषित किया। तो ये 1860 के आसपास से शुरू करते हैं
और आधुनिक समय तक आते हैं और बोलते हैं ये जो चौथा वेव है ये 2025 तक रहेगा। तो इन्होंने न सिर्फ 3 वेव और चौथे वेव के बारे में बताया बल्कि एक प्रकार से भविष्यवाणी भी की कि ये चौथा वेव इतने समय तक रहेगा। तो 4 अभी सबसे वाइडली यूज्ड जो है, मैक्सिमम डिस्कस्ड, सबसे ज़्यादा चर्चित और थ्योरी है आतंकवाद पर। हंटिंगटन वाली थ्योरी के अलावा हंटिंगटन वाली थ्योरी जो है वो केवल इस्लामिक आतंकवाद पर फोकस करती है और वो कल्चरल सिविलाइजेशन की, स्ट्रगल ऑफ सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, संस्कृतियों का संघर्ष, की ईसाई संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति में एक संघर्ष है। तो वो थ्योरी बहुत चर्चित वो भी हुई, लेकिन वो ज़्यादा एकेडमिक नोटिस नहीं वो पा सकी कि एकेडमिक उसमें कोई बहुत सब्सटेंस हो। तो ये जो है रैपोर्ट को बहुत एक्सेप्टेंस मिला और इस पर बहुत आगे भी काम अभी भी हो रहा है। कुछ 5th वेव थ्योरीज भी आ गई, 4-5 5th थ्योरीज आ गई। तो इसको हम जो 4th वेव है उसको हम आपको बताएंगे, आपकी जानकारी भी थोड़ी सी इनरिच होगी और काफ़ी बढ़िया थ्योरी है इनकी। 4th वेव थ्योरी तो ये बताते हैं कि 4 वेव है, चारों को ऐतिहासिक रूप से इसको बांटते हैं। पहला वेव बताते हैं ये, इसको बोलते हैं एनार्किज्म, अराजकतावादी। अराजकतावादी जो सिद्धांत है ये 1860 से शुरू होता है और 1920 तक आता है। तो ये लगभग 50-60 साल का समय जो है इसको बोलते हैं अराजकतावादी। अब इसमें जो इतनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, काफ़ी हुई हैं। ये 1901 में अमेरिकन राष्ट्रपति मैकिनले थे, उनकी हत्या हुई थी। अमेरिकन राष्ट्रपति की हत्या होना कोई मामूली बात नहीं है। अमेरिकन राष्ट्रपति की हत्या की और घोषित रूप से वो एनार्किस्ट था, वो उसको अराजकतावादी कहा जाता है मारने वाले को। तो ये जो अराजकतावादी थे उस समय ये इनका मुख्य पर्पस था एंटी एस्टेब्लिशमेंट काम करना। इनके हिसाब से अगर कोई व्यवस्था नहीं रहे तो सबसे अच्छी व्यवस्था वही है। इसको बोलते हैं एनार्किस्ट, जहाँ कोई एनार्की मतलब कोई व्यवस्था ही ना हो। तो एनार्किस्ट इसीलिए बोलते थे क्योंकि किसी व्यवस्था में भरोसा नहीं करते। तो एनार्किज्म जो 1860 से जितने वायलेंस है 1920 तक, इसको बोलते हैं ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट और किसी भी प्रकार की स्थापित व्यवस्था। इनका कोई ऐसा नहीं था कि ये वाला राज्य को खत्म करके ये वाला राज्य बनाना है, इस प्रकार का कोई आइडियोलॉजी नहीं था। इस प्रकार की जितनी हिंसाएं थी 1860 से 1920 तक, इन्होंने उसको नाम दिया एनार्किज्म। इसके बाद इनका जो दूसरा वेव आता है वो नेशनलिस्ट वेव आता है। एनार्किज्म पहला वेव, दूसरा वेव नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म वाला वेव जो है 1920 से चलता है और ये 1940 तक आता है, 60 तक। दूसरा वेव 1920 से 1960 तक आता है, बल्कि ये आप समझ लीजिए कि 17 यानी ईरानी क्रांति तक आता है। तो पहला वेव हो गया एनार्किज्म, दूसरा वेव हो गया नेशनलिस्ट, और तीसरा ये 60 तक ही आता है, 1920 से 1960 तक। तो ये जो नेशनलिस्ट वेव है, नेशनलिस्ट वेव में आप देखिए कि थोड़ा सा ऐतिहासिक आपको ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा कि नेशनलिस्ट वेव 1920 से ये बता रहे हैं शुरू। 1920 में क्या खत्म हुआ? 1918 में प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक ये समय है उपनिवेशवाद के खात्मे का समय। लगभग इस समय दुनिया से लगभग अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। तो 1920 से ये शुरू बता रहे हैं किसको? नेशनलिस्ट मूवमेंट को। अब इसके बाद जो उपनिवेश स्वतंत्र होने बचे थे, वहां पर उपनिवेशों के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, जैसे भारत में हमारे जितने क्रांतिकारी थे, अंग्रेज उसको तो आतंकवादी कहते थे, टेररिस्ट कहते थे, एक्सट्रीमिस्ट कहते थे। तो ये रैपोर्ट कहते हैं कि इन देशों में जो एंटी कॉलोनियल वायलेंस हुआ, उसको, उस वायलेंस को ये क्या कहते हैं, इस अवधि में शामिल करते हैं कि ये जो वायलेंस था, ये वायलेंस एंटी कॉलोनियल था, उपनिवेशवाद के विरुद्ध था। जो गुलाम देश थे वहां बहुत भारी मात्रा में हिंसात्मक घटनाएं हुई। किन के विरुद्ध? उनके जो सप्रेसर थे, जो देशों ने उनको दबा के रखा था, उनके विरुद्ध घटनाएं हुई। इसलिए इसको बोलते हैं नेशनलिस्ट व्यू। इसको वो मतलब उसके ग्लोरी को बना के रखते हैं। कहते ये जो हिंसात्मक घटनाएं थी, ये एक्चुअली वो आतंकवाद को नहीं, उस पूरी हिंसात्मक घटनाओं को थ्योराइज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो हिंसात्मक घटनाएं थी, ये नेशनलिस्ट, इनका पर्पस एक नए नेशन की स्थापना करना था। इन घटनाओं का पर्पस था, इसलिए उनको नाम दिया उन्होंने नेशनलिस्ट वेव,
इंसिडेंट्स भी नहीं कह रहे हैं ना, वो वेव की बात कर रहे हैं। तो एनार्किज्म था एक वेव, दूसरा नेशनलिस्ट वेव था, तीसरा वेव आता है जो कहते हैं 1960 में, ये बोलते हैं ये जो कोल्ड वार था, इस कोल्ड वार का जो पर्पस आपको मैंने इंडो अमेरिकन रिलेशन में बताया है कि कोल्ड वार में अमेरिका का क्या पर्पस था, साम्यवाद को रोकना, साम्यवाद के मार्ग में बाधाएं पैदा करना, उसके प्रसार को रोकना, उसके प्रभाव को कम करना। तो साम्यवाद को रोकने के लिए बहुत कुछ किया गया। तो कहते हैं तीसरा वेव था लेफ्टिस्ट वेव, लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट वेव। तो लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट वेव को लेते हैं 1960 से 1979 तक, ये सबसे छोटा टाइम वो बताते हैं। इस समय बोलते हैं वियतनाम युद्ध हो रहा है, 1975 तक चला वियतनाम युद्ध। लैटिन अमेरिका में बोलीविया, चिली, बहुत सारी जगहों में जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट थे, जो पूंजीवाद की स्थापना के लिए थे, पूंजीवाद के खिलाफ थे, लैटिन अमेरिका के लगभग हर अधिकांश देशों में ये मूवमेंट चल रहे थे। अफ्रीका में बहुत भारी मात्रा में चल रहे थे। और इस लेफ्टिस्ट मूवमेंट से ये बहुत ज़्यादा जन धन हानि तो हुई ही। इसका पर्पस था कि एक आइडियोलॉजिकल पर्पस था लेफ्टिस्ट मूवमेंट का, कि पूंजीवाद को हटा करके एक साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना। तो इस समय जो घटनाएं, हिंसात्मक घटनाएं हुई, उसको उन्होंने कहा कि ये टेररिज्म का एक लेफ्टिस्ट व्यू था। इसमें तमाम देशों के गुरिल्ला वार सिस्टम को, जहां गुरिल्ला युद्ध हो रहे थे, इसमें वो शामिल करते हैं। ये है 1960 से 1979 तक, 79 तक। चौथा वेव बताते हैं ये रिलीजियस वेव है। ये बोलते हैं यही ये वेव है जो अब तक चल रहा है। ये 1979 से शुरू होता है। 1979 से क्यों शुरू बताया उन्होंने? वो कहते हैं कि 1979 में ईरान में धार्मिक क्रांति हुई अयातुल्लाह खामेनी के नेतृत्व में। अयातुल्लाह खुमैनी ने, जो फ्रांस में उस समय निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहां बैठे बैठे उन्होंने क्रांति करवाया फ्रांस में, ईरान में। और रजा शाह पहलवी जो ईरान के राजा थे, उनको गद्दी छोड़नी पड़ी और धार्मिक क्रांति हुई। अब ये धार्मिक क्रांति कोई एक छोटी घटना नहीं थी, वो अब तक चल रही है। वहाँ ईरान में वही धार्मिक शासन चल रहा है। अब इस धार्मिक क्रांति के लिए रेपोर्ट ये बोलते हैं, यहाँ से एक वेस्ट एशिया में इस्लामेटिक जो है मूवमेंट चालू है, एक इस्लामिक मूवमेंट चालू हो गया है। हालांकि ईरान शिया कंट्री था, लेकिन फिर यहाँ से धीरे धीरे फिर वो काफ़ी डिटेल जाते हैं, इसको अफगान वार तक आते हैं, और कैसे ये ईरान और फिर अफगान वार तक आता है, तालिबान का पूरा इमरजेंस वगैरह सब संक्षेप में उसकी चर्चा करते हैं, तमाम रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं। और इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि केवल इस्लामिक घटनाओं को शामिल नहीं करते वो रिपोर्ट। वो कहते हैं कि ऐसी बहुत सारे जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसके बारे में शायद लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वायलेंस किया उन्होंने, तो उसको भी शामिल करते हैं। तो इस बोलते हैं कि इस पीरियड में धार्मिक आधार पर हिंसा होना ये बड़ी कॉमन बात है। और ये धार्मिक हिंसा में वो खमेर रूज के हिंसा को भी लेते हैं, आपके बर्मा के बौद्धिस्टों की हिंसा को भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो लेते हैं, कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया वगैरह से लेकर के सभी जगह की। तो केवल वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लीजिए जो उन्होंने मेंशन किया है, और ज़्यादातर जगह शायद इसके नाम नहीं मिलते हैं। एक नाम उन्होंने बताया रिपोर्ट ने, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने शामिल किया, लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी। ये युगांडा में 1987, 88, 86, 87 में बना। ये बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन था, लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी। इस लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी के पहले भी एक संगठन था, जिसका ये संगठन ये उत्तराधिकारी बना, उसकी भी चर्चा उन्होंने किया है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का। ये इसका उसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टेशन, ये सूडान, युगांडा और होली स्पिरिट आर्मी। होली स्पिरिट आर्मी ये लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी के पहले सक्रिय थी युगांडा। तो होली स्पिरिट आर्मी और लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी युगांडा, सूडान और एक और देश उससे लगा हुआ है, इन 3 देशों में वो बताते हैं कि 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। 20 लाख लोग किसकी वजह से? इस क्रिश्चियन वायलेंस की वजह से, जिसको वो मेंशन करते हैं, लॉर्ड्स रिलीजियस। तो ये जो चौथा रिलीजियस वेव है बोलते हैं, इसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम,
बौद्धिस्ट वायलेंस, सभी को वो शामिल करते हैं, जो ये क्योंकि इनको ये एक कॉमन फीचर मिलता है 79 के बाद के वायलेंस में। इस वायलेंस के पीछे एक रिलीजियस आइडियोलॉजी एक कॉमन फैक्टर है। वो रिलीजियस आइडियोलॉजी किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है, जैसी जैसी घटनाएं हैं। उन्होंने इसको एक काफ़ी डिटेल इसका एक विवरण दिया, एक नाम दिया। अमेरिका जैसे देश में कोई धार्मिक संगठन की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने उसका नाम दिया रूबी रिज ब्रांच डेविडियन। डेविड मतलब दाऊद, यानी उसको अंग्रेजी में उसको डेविड, एक प्रॉफिट रहे हैं यहूदियों के। डेविड तो डेविडियंस नहीं, डेविडियंस, तो डेविड के मानने वाले, तो उनका भी एक धार्मिक संगठन था। तो इस प्रकार के संगठन यूएसए में प्रचलित थे। तो फोर्थ वेव जो है रेपोर्ट के अनुसार ये 2025 तक चलेगा। अब ये कैसे 2025 तक चलेगा, ये वो बहुत साफ साफ नहीं बताते। तो ये मानते हैं कि जो 2025 के बाद कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि 2025 तक ये काफ़ी धीरे धीरे कम हो जाएगा। हालांकि अब तो 2020 में हम आ गए हैं और ये कुछ कम होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो वही है जो सोशल साइंस में क्या होता है कि जब किसी चीज़ की ऐतिहासिक व्याख्या होती है, इतिहास की व्याख्या करने के लिए क्या होता है, हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, हम देखते जाते हैं, उसको थ्योराइज करते जाते हैं। लेकिन जब प्रोफेसिंग की बात आती है, भविष्यवाणी करने की बात आती है, तो वहीं पर मार्क्स जैसे महान दार्शनिक से गड़बड़ी हो गई। तो जो उनकी प्रोफेसी थी, उनकी जो भविष्यवाणी थी, वो सब गलत हो गई, एक भी सही नहीं निकली। तो रेपोर्ट के साथ भी वही हो रहा है, 2025 तक खत्म, कैसे खत्म हो जाएगा ये नहीं बताया, और वो खत्म होता दिख नहीं रहा है फिलहाल। अगले 5 साल में ये पूरा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, क्योंकि अब तो ये एक प्रकार का दक्षिण पंथ दुनिया भर में ये बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अमेरिका जैसे देश में भी वो बहुत मजबूत हो गया है, यूरोप के कई देशों में मजबूत हो गया है, जैसे तैसे फ्रांस और जर्मनी में उस तरह के शासन आने से बच गया। तो ये मजबूत हो रहा है, कमज़ोर नहीं हो रहा है। तो रेपोर्ट की भविष्यवाणी इस मामले में। अब इस चौथे वेव के बाद कुछ नए थ्योरिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि ये 5वां वेव भी आ गया है। तो ऐसे हम 3 थ्योरिस्ट हमको मिले, जो नोटेबल हैं, जो हम चर्चा करना चाहेंगे, और आप उसको लिखिए। इसमें पहला नाम है जेफरी कापलान का, जेफरी कापलान। इन्होंने 5वें वेव का नाम दिया द फिफ्थ वेव, द न्यू ट्राइबलिज्म। ये खमेर रूज कंबोडिया से शुरू करते हैं। अब वो कहते हैं वहाँ के जो ट्राइबल मूवमेंट हैं, उस तरह के, वो बर्मा तक आते हैं, पूरा सेंट्रल अफ्रीका के लोगों को शामिल करते हैं। तो इसमें भी वही वो फिफ्थ वेव में रिलीजियस वेव की ही एक फिफ्थ रूप में व्याख्या करते हैं। और ये कहते हैं केवल इसमें धार्मिक एंगल नहीं है, बल्कि कल्चरल एंगल भी है। ये इन्होंने कोई नई बात नहीं कही, बल्कि रेपोर्ट की धारणा में ही एक नया शब्द जोड़ दिया उन्होंने, कि ये जो, क्योंकि ट्राइबल कल्चर में क्या होता है, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खमेर रूस से लेकर अफ्रीका तक के चीज़ों को इन्होंने कापलान में क्रिश्चियनिटी टेररिज्म पर ज़्यादा फोकस किया और बौद्धिस्ट टेररिज्म पर। तो उन्होंने इसमें शामिल किया कि इसमें कल्चरल इम्पैक्ट है। जैसे खमेर रूस से लेकर के बर्मा तक में जो है, वो उसको हम बौद्धिस्ट को हिंसा करते पाते हैं, लेकिन उसमें लोकल कल्चर का इम्पैक्ट ज़्यादा है। बुद्ध धर्म में तो हिंसा एकदम घोषित अपराध है, मतलब तो हिंसा की कोई जगह नहीं बौद्ध धर्म में, लेकिन वो लोकल इम्पैक्ट की वजह से, इसलिए वो कल्चरल इम्पैक्ट, उसमें रिलीजियस इम्पैक्ट के साथ कल्चरल इम्पैक्ट जोड़ते हैं। एक दूसरे विचारक आते हैं एंथोनी सेलो। इनका जो ये भी फिफ्थ वेव बोलते हैं, इनका फिफ्थ वेव का काम है, ये कहते हैं ये जिहादी ग्रुप्स को शामिल करते हैं। और जिहादी ग्रुप में खास करते कहते हैं कि ये जो फंडामेंटलिज्म है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इसका एक खास पर्पज़ है। ये उन्होंने सेंट्रल एशिया के बोको हरम और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे सेंटर फोकस किया, उसका अध्ययन किया। उन्होंने कहा तकफीर एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, उसमें उसको कहा कि ये लेकर के चलना चाहते हैं। अब वो एक तकफीर जो है वो केवल वहाबी थॉट पर है। कभी अगर समय मिला तो इससे हम एक पूरा वीडियो देंगे कि वहाबिज़म क्या होता है, उसे कैसे तबलीगी जमात इस्लामी वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है, और एक नेशनलिस्ट इस्लाम दुनिया में कहीं है कि नहीं है। क्योंकि जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कम्युनिज़्म, ये सब इंटरनेशनल आइडियोलॉजीज़ हैं, ये राष्ट्र की सीमाओं को नहीं मानती हैं। लेकिन राष्ट्र तो हकीकत है, आप मानिए ना मानिए। लोकल लेनिन ने रूस की क्रांति रूस से किया, माओ ने कहा कि रूस की क्रांति रूस की भूमि से हुई थी, चीन की क्रांति चीन की भूमि से होगी, यानी कि उसकी चीनी विशेषताएं रहेंगी। किसानों ने किया क्रांति, वहाँ करवाया। तो नेशनलिस्ट
टेररिज्म जो ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट है मस्ट है, कोई माइनस नहीं कर सकता उसको, वही असली है। तो इस्लाम में इसका क्या कोई नेशनल इम्पैक्ट है, कोई राष्ट्रवादी इस्लाम जैसी क्या कोई चीज़ होती है? किसी दिन समय मिलेगा तो एक पूरा वीडियो इस पर मैं 40-50 मिनट का 1 घंटे का बनाऊंगा, तो उसमें हम इसको बहुत वाइडली डिस्कस करेंगे। तो ये बोको हरम वगैरह चीज़ें जो हैं ये तकफीर पर एक आइडियोलॉजी, वो कहते हैं जो रिलीजियस वेव में, रैपापोर्ट का जो रिलीजियस वेव है उसमें जोड़ा कल्चर को किसने? जेफरी कापलान ने। एंथोनी सेलो उसमें धार्मिक आइडियोलॉजी को भी जोड़ दे, ये इनका मेजर कंट्रीब्यूशन। एक अनदर जो फिफ्थ वेव आते हैं उनका नाम है साइमन। ये कहते हैं टेक्नोलॉजी की इसमें बड़ी भूमिका है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता गया वैसे टेक्नोलॉजिकल वेव इसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल थ्योरी। एक बहुत लंबा रिसर्च पेपर इनका, टेक्नोलॉजिकल एंड लोन ऑपरेटर ऑफ टेररिज्म, मतलब सबसे बड़ा ऑपरेटर कौन है? टेक्नोलॉजी है ये इनका। एथनिक नेशनलिज्म, सेपरेट मूवमेंट, नार्को टेररिज्म, सिंगल इशू टेररिज्म ग्रुप, ये उसको काफ़ी वाइड एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये जो टेररिज्म है इसके बहुत सारे फोल्ड है, नार्को टेररिज्म उसमें एक है। कोई सिंगल इशू टेररिज्म हो सकता है कि उसका एक ही जगह में एक कोई आज़ादी वाला टाइप का मूवमेंट है, या किसी एक देश में सत्ता को हटाना है, जैसे सीरिया में वैसे ही शुरू हुआ था कि अल असद की सत्ता को हटाना है, लेकिन फिर उसमें मल्टीपल पार्टीज उसमें बढ़ती गई। तो ये सब को शामिल करते हैं और बोलते हैं कि टेररिज्म में जो फिफ्थ वेव टेररिज्म है इसमें रिलीजियस कल्चरल सब होने के बाद भी टेक्नोलॉजी के बिना नील है। तो इसको जो बढ़ा रहा है आज के आतंकवाद को, वो टेक्नोलॉजी बढ़ा रही है। टेक्नोलॉजी की वजह से वो बहुत स्विफ्ट हो गए हैं, आतंकवादी घटनाएं जो है उनको पकड़ना मुश्किल हो गया है, और वो उनका इम्पैक्ट बढ़ गया है। जैसे आजकल आईईडी इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस, यानी कि आप किसी भी चीज़ से कोई बम बना दे रहा है, मतलब उसमें कहीं कोई बारूद का इस्तेमाल हो ना हो, बहुत सारी चीज़ें से ऐसी है कि जो घातक इस्तेमाल हो जा रहा है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। उससे वो बम, एंथ्रेक्स, वो बायोकेमिकल जो चिट्ठी में लगा करके वो भेजते थे, वो पाउडर वगैरह। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से वायलेंस करना आसान हो गया। तो कहते हैं फिफ्थ वेव जो है वो टेक्नोलॉजिकल वेव है, और टेक्नोलॉजिकल वेव का टेक्नोलॉजिकल तरीके से ही इसको काउंटर किया जा सकता है। इसमें आइडियोलॉजी वगैरह ठीक है, लेकिन अब एक मोडस ऑपरेंडी हो गया, कार्य करने की एक शैली हो गई है, जिसको वो फिफ्थ वेव कहते हैं। और आखिरी जो है वो एंटी ग्लोबलाइजेशन भी माना जाता है फिफ्थ वेव को, कि जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है, जैसा इसकी चर्चा मैंने आपको इतनी कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी डिटेल में की थी, उस वीडियो को देखिएगा आप, इसलिए मैं इसको बहुत संक्षेप में लूँगा। कि ग्लोबलाइजेशन वजह से अमेरिकन हेजीमोनी स्थापित हो गई, या स्थापित नहीं भी हुई तो जो प्रभावित पार्टीज थी, जैसे वेस्ट एशिया में इस्लामिक ग्रुप्स जितने थे, ईरान ने इसको पहले प्रोवोक करना चालू किया। तो इसका जो मातृ संगठन आप मान सकते हैं वो खुमैनी वाले मूवमेंट को, उन्होंने कहा कि अमेरिका ही असली इविल स्टेट है। ईरान को अमेरिका रोग स्टेट बोलता है, दुष्ट राज्य है, रोग स्टेट है ये। तो रोग स्टेट से पहले खुमैनी बोलते थे ये इविल स्टेट है। कौन? अमेरिका। ये सारी बदमाशी की जड़ जो है यही है, ऐसा मानना था। तो एक अमेरिकन जो दबाव प्रभुत्व है उसको जो वह महसूस करते थे, क्योंकि ईरान के चारों तरफ सैनिक अड्डे, पहले तो ईरान में भी था अमेरिका का सैनिक अड्डा, तो फिर वो चारों तरफ उनके सैनिक अड्डे, यूरोप में चारों तरफ अमेरिका के सैनिक अड्डे, हर बड़े महासागर में अमेरिका के सैनिक अड्डे। तो जो अमेरिकन हेजीमोनी है इसके खिलाफ ये मूवमेंट, तो उसको उन्होंने एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट कहा, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, दूसरा जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोकल इम्पैक्ट, लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं, वह भी एक इसका कारण। तो जो आतंकवाद को थ्योराइज करने में हमने बात की, घटनाओं की चर्चा हम अलग से करेंगे, तालिबान को लेंगे, इस्लामिक स्टेट को लेंगे, उस पर अलग हम डिटेल में बातें करेंगे। इमरजेंस ऑफ तालिबान, इसमें अमेरिका का क्या रोल है, फिर अलकायदा का इमरजेंस पे, ये सब अफगान वार से जुड़े हुए। अफगान वार वाज नॉट ए रिलीजियस वार एट ऑल, इट वाज ए पॉलिटिकल वार। इट हैज़ इमर्ज जस्ट बिकॉज ऑफ सोवियत यूनियंस इंटरवेंशन एंड अमेरिकाज काउंटर अटैक, काउंटर इंसर्जेंसी। उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी को, अमेरिका ने उसको प्रमोट किया, दैट वाज हैपेंड। सो इस तरीके से ये चलता है पूरा तालिबान और अल कायदा का। उसके बाद आईसिस आता है, तो इसको हम थोड़ा सा एक अलग वीडियो में इसको हम लेंगे,
उसमें हम थोड़ा सा मैप वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसके बिना वो शायद बात तत्काल समझ में नहीं आएगी। उसमें ऑयल डिप्लोमेसी का, ऑयल पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें सेंट्रल एशिया की इमरजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य एशिया का उदय होता है, वहाँ इतना सारा रिच ऑयल रिसोर्स है, उसका एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा। उस तालिबान के जन्म में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उसी की है, उस ऑयल डिप्लोमेसी। तो उस पर एक पूरा हम फुल फ्लेज आधे घंटे से 50 मिनट तक का वीडियो हम बनाएंगे। अभी हमने इस वीडियो में जो थ्योराइज करने की कोशिश किया, और वो थ्योरी दिया है डेविड रैपोर्ट ने, द 4 वेव द मॉडर्न टेररिज्म। जो उसकी किताब है उसका नाम ही यही है, 4 वेव्स ऑफ मॉडर्न टेररिज्म, आधुनिक आतंकवाद के 4 वेव। जो 4 वेव है, एनार्किज्म, नेशनलिज्म, लेफ्टिस्ट और रिलीजियस वेव। 5वां वेव जो है, ये 3 लोग आते हैं जिसका मैंने चर्चा किया। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।